पत्नी का नाम पता है? कुंवर सिंह का नाम पता है? अच्छा, लक्ष्मीबाई का? लक्ष्मीबाई का जानते हैं ना? नाना साहब तात्या तोपे, पता है नहीं सर? ये सब लोग थे, किससे जुड़े थे? 1857 की क्रांति से ही जुड़े हुए थे। हाँ बंद कर दो, ठंडा इसे बहुत आज बढ़ गया है ना। कहाँ से आती है तुम लोग? कहाँ कहाँ घर है? सब एक साथ आती है कि अलग अलग से? हरपुर नाग। तुम? ये केने है? अच्छा, ये तो बगले में है। हाँ, तुम्हारा घर? कोयला बेलवा। कोयला बेलवा तुम्हारा? अच्छा, ये ओझा टोला। अच्छा, हम तक, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ठंडा बहुत है। चलो। 1857। ये नरकटियागंज नहीं, नरकटिया गांव है बगल में। नरकटियागंज मत जाओ। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ वर्ड जो है पहले इसको जानेंगे, क्योंकि कितना बार जो है ना, उसको मतलब इसका समझ में आता नहीं है, पढ़ते जाता है। जैसे गवर्नर जनरल क्या होता है, अधिवेशन का मतलब क्या होता है, वायसराय क्या होता है, रियासत क्या है, पेशवा क्या है, सूबा क्या है, सूबेदार क्या है। ये सब कुछ वर्ड्स है जो कि जानना जरूरी है। हम लोग बार बार खाली पढ़ लेते हैं कि हाँ जनरल डायर वो क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, तो किसके किसके बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बारे में हमको पता नहीं रहता है। देखो, अधिवेशन का बार बार हम जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो क्या मतलब था? देखो उसका अर्थ दिया है। अधिवेशन का मतलब क्या होता है? बैठक या सम्मेलन, सभा। एगो आयोजन होता है, सभा या समिति। कुछ लोग बैठते हैं और फिर जो है किस टॉपिक पे चर्चा करना है, किस चीज पे बात करना है, वो लोग क्या करते हैं? आपस में बातचीत करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अधिवेशन मतलब कि सम्मेलन, लोगों का मिलना जुलना। गवर्नर जनरल, तो जैसे कि आज के डेट में आप मालूम होना चाहिए, पहले अभी अपना देश का नाम जो है क्या, पहले भी भारत ही था, अभी भी भारत ही है, लेकिन अभी भारत में कितने राज्य हैं? 28। 28 है। उस समय 562 हुआ करता था, ठीक है? उस समय कितना हुआ करता था? 562, 63। हमको तो अभी 62 ही याद है। अच्छा चलो, कहीं 63 हो सकता है। तो मान लो 562, 63, तो लगभग इतनी इसको रियासत बोलते थे। क्या बोलते थे? इसको रियासतें बोलते थे। 562 रियासतें थी, ठीक है? और या 63 जो कहो। तो कहने का मतलब क्या है कि इतने जो सारे थे ना, आज इस सबको मिलाया गया आजादी के बाद, और सबको मिलाया कितना बनाया गया? 28 को बनाया गया। तो समझो किस लेवल पे था, मतलब इतना टुकड़ा था भारत का। जैसे मान लो एगो मोतिहारी हो गया, वहां का राजा कोई और है। पहले क्या सिस्टम था? रजवाड़ा सिस्टम था। सिस्टम क्या था? रजवाड़ा। कि इस जगह मेरा है, वो वहां का राजा कोई और है। मान लो मुजफ्फरपुर का राजा कोई और है, पटना का राजा कोई और है। तो रजवाड़ा सिस्टम था ना उस समय। तो सारे रजवाड़े हिस्से थे और सब अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे। और यही कारण था कि चूंकि अब तो कुछ ये लोग भी आपस में लड़ते थे, और यही कारण था कि अंग्रेज जो है इस सब पर क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया। क्योंकि अगर ये सब एक साथ मिल के रहते तो किसी का पावड़े नहीं था कि इतनी बड़ी ताकत थी। लेकिन कारण क्या था कि ये जितने भी राजा थे, मतलब कि मान लो जगह है इतना, और इतने जो सबका एक राजा रहा होगा, तो मान लो 562 को राजा भी रहा होगा, लेकिन सब आपस में लड़ते थे। वो उस राजा पे अटैक करता था, सोचता था कि उसका जमीन हम हड़प ले। उस पे अटैक करता था, सोचता था उसका हम हड़प ले। मतलब आपस में ही सब क्या करते थे? लड़ते रहते थे। अब अंग्रेज सब आया तो उसको पता था, वो तो देख लिया है सबको कि सब आपसे में लड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि वो एगोड़ा का सपोर्ट कर देगा तो वो और मजबूत हो जाएगा, और सामने वाले को हरा देता था। और फिर इसको कहता था ठीक है तुम यहाँ का राजा रहो, लेकिन वो नाम मात्र का होता था। सारा कमान कौन संभालता था? अंग्रेज सब। कहने का मतलब वो उसका राजा होता था। तो इसमें कुछ पद है। तो जैसे कि आज राज्य है, स्टेट, और हर स्टेट में एक तो देश होता है जिसका एगो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है। लेकिन हर राज्य होता है, हर राज्य का एगो क्या होता है, सीएम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। उसी तरह समझ लो कि उस समय जो रियासतें होती है, जो भी अंग्रेजों के तरफ से जो लोग आते थे, अंग्रेजों का जो शासन करने वाला जो लोग होता था, उसका नाम था गवर्नर जनरल। ठीक है। बाद में इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया, वायसराय, इसी को कहा गया। ठीक है। इसी का नाम बाद में चेंज हुआ, उसे क्या कहा गया, वायसराय। मतलब समझ लो कि उस समय कुछ एक हिस्सा होता था जिस पर अंग्रेज राज करते थे, और उसका जो मालिक होता था, तो मान लो कि एक तरह का ही क्या था, ये सीएम का ही पोस्ट था। हाँ, मतलब एगो मान लो कि चलो बंगाल में अंग्रेज का बोलबाला है, तो वहाँ पे कौन एगो मेन लीडर होगा ना, तो अंग्रेजों की तरफ से एगो कौन होगा, तो उसको समझ लो कि उसका गवर्नर जनरल वहाँ का हुआ करता था। तो इस तरह से समझ लो कि ये भी क्या था, एक सीएम तरह का ही पोस्ट होता था उस समय। फिर बाद में उसका नाम बदल के क्या रखा गया, वायसराय। अब रियासत, तो रियासत का मतलब वही समझ लो कि जो स्टेट्स, जो राज्य होते हैं, वही एक ऐसी रियासत जहाँ पर मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पे कुछ राजा लोग क्या करते हैं, शासन किया करते हैं। अभी आगे डिटेल में इसी में दिया होगा, अभी पूरा है वीडियो। जैसे पेशवा हो गया, सूबा, सूबा भी जानबे करते हो, सूबेदार उससे बनता है। खलीफा जानबे करते हो, खिलाफत आंदोलन जिससे हुआ था, खलीफा। इस सारी चीज़ों पर टॉपिक मतलब कि आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गवर्नर जनरल क्या है, ब्रिटिश सरकार का एक पद था। यह पद भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज्य का प्रमुख पद था। गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत के राज्यों का शासन करता था। जैसे आजकल भारत के जो भी राज्य हैं, उसमें कौन शासन करता है, सीएम करता है, मुख्यमंत्री। तो उस समय कौन करता था, गवर्नर जनरल। लेकिन क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया। आज़ादी मिला तो ये सब खत्म कर दिया गया। फिर सारे सब जितने भी रियासतें थी सबको मिला के 28 को राज्य में उसको बनाया गया, कन्वर्ट किया गया। और सिस्टम बनाया कि प्रत्येक राज्य में एगो मेन लीडर होगा जिसका नाम रहेगा सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय से मतलब उसके बाद इलेक्शन होना शुरू हो गया। फिर इसके बाद कुछ जुड़ी बातें हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, क्या पूछ देता है कि पहला कौन था, बाद वाला कौन था। कुछ क्या दिया है इसमें, गवर्नर जनरल का कार्यालय फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के अधीन था। मतलब कि जितने भी गवर्नर जनरल की जो बातें होंगी, जैसे कैसे आज की डेट में एक है कि नहीं, जैसे विधानसभा चाहे लोकसभा चाहे मंत्रिमंडल है कि नहीं, एगो जिसमें कोनो मंत्री का क्या होगा, मीटिंग होता है। तो ये सब का जो मीटिंग होता था वो कहाँ होता था, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में होता था। उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था कौन, गवर्नर जनरल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकारी होते थे, इस सब पर कौन नियंत्रण रखता था, तो गवर्नर जनरल। यानी कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थे, मतलब कि जो भी ब्रिटेन यानी अंग्रेज वाला जो शासन जो था, कंपनी जो यहाँ पे कंपनी व्यापार करने नहीं आया था, कंपनी को स्थापित करने आया था। तो उस पर जो भी निगरानी रखेगा कौन रखेगा, वही गवर्नर जनरल उस पर नजर रखता था। साल 1833 में चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले सीधे था गवर्नर जनरल, फिर रखा गया भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि इंग्लैंड का अलग, इंग्लैंड का गवर्नर जनरल, और भारत में आ गया था किसका गवर्नर जनरल, और भारत का गवर्नर जनरल। फिर क्या देखो, 1858 में भारत सरकार की अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब गवर्नर से क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग थे। ठीक है। और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। रियासत का क्या मतलब होता है, एक छोटा सा राज्य जो किसी राजकुमार के शासन में होता है, मतलब जहाँ का कोई एगो राजा होता है। मान लो कि अगर चकिया है, इसका कोई राजा होगा तो चकिया क्या कहलाएगा, उसका रियासत कहलाएगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बंदोबस्त का क्या मतलब होता है, तो बंदोबस्त का मतलब है खेती के लिए जमीन को नाप कर उस पर लगने वाला टैक्स, बस, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एगो क्षेत्र, एक हिस्सा जिस पर आपको टैक्स देना है, उसको बंदोबस्त कहते हैं। उसके बाद हाँ, इससे कुछ जुड़ा हुआ चीजें पढ़ लेते हैं क्योंकि आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच कर वसूलने के लिए किया गया एक समझौता था, क्या, जिसका नाम था बंदोबस्त। किसके बीच में था, जमींदारों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। मजदूरों के बीच में नहीं था, जमींदार का मतलब जिसके पास बहुत सारी जमीनें होती थी। ठीक है।
इस जमींदारी प्रथा के नाम इस जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बंदोबस्त व्यवस्था को। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पूरा जो प्राचीन वाला पढ़ेंगे ना, जैसे मुगल उगल का पढ़ेंगे, अकबर इस सब के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। फिर इसे बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को लागू किया था। कौन लागू किया था? बंदोबस्त व्यवस्था कहिए चाहे जमींदारी प्रथा को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 22 मार्च 1793 को किया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर जमीन दी जाती थी। मतलब कि चूंकि पूरे पता अंग्रेजों का कब्जा था, और अंग्रेजों ने क्या किया था कि चूंकि पूरा जमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों को, जैसे अभी भी गांव में होता है, जैसे नहीं लोग ले लेता है, गांव में बोलते हैं हुंडा पर जमीन ले लेता है ना, वो अपना जो उपजाना है उपजाएगा, वो होता है कि हमको साल में इतना रुपया देना है, तो वो अपना दे देता है। और वो वही समझो कि यहाँ पर भी था, जमींदारी पर था, कि अंग्रेज नाप उप के देते थे किसी जमींदार को कि तुम इतना जमीन लो, इसका खेती बाड़ी करना, जो करना है करो, हमको इतना चाहिए। और फिर उसका ये भी रूल होता है कि अगर मान लो कि तुमने खेती नहीं किया, फसलें नहीं होगी, या बर्बाद हो गया, या बाढ़ आ गया, तो उसमें कुछ छूट थे। लेकिन कभी कभी अंग्रेज क्या करते थे? बर्बरता करते थे। मतलब वो कहते थे हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम खाली रखो। मतलब समझो कि रूम ले लिए किराया पर, अब तुम रहो या न रहो, तुमको उसका रेंट देना है, वही वाले सिस्टम था। तो अंग्रेज कुछ लोग थे। अब भारत के लोग कहीं और जॉब तो करते नहीं थे ना, गरीब किसान, कि उनको कहीं और से पैसा आएगा, वो कहाँ से ला के देंगे? उनका तो एक ही चीज था, क्या? खेती बाड़ी करना। तो अनाज होगा तभी ना देंगे पैसा, अनाजे देते थे वो लोग। पैसा उस समय तो उतना वो लोग पास होता नहीं था, बस अनाज बेच के या फिर अंग्रेज अनाज ही ले लेते थे। तो वो सब पर चर्चा होगी। पेशवा का क्या मतलब होता है? तो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को कहते थे, कुछ दूसरा कुछ नहीं है। मतलब मराठा का मतलब ये कहाँ से है? तो ये मराठी लोग, और मराठी कहाँ? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का मुंबई। ठीक है, मुंबई जो जगह है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग को मराठी बोलते हैं। और वे लोग अपने जो उनका जो साम्राज्य होता था, मतलब उनका जो राजपाट होता था, वो अपने राजा को पेशवा बोलते थे। जैसे कि अपने यहाँ राजा बोलते थे, और फिर आप चले जाओ, आपने पढ़ा होगा रूसी क्रांति, तो वहाँ के राजा को जार बोलते थे, याद है? मतलब अलग अलग नाम से लोग अपने अपने लोगों को पुकारते थे। मतलब वही पर्यायवाची शब्द न पढ़े कि मीनिंग एक ही होगा, लेकिन नाम अलग अलग होता है। वही वाली बात है कि ये लोग अपने राजा को पेशवा कहते थे। राजा का, पेशवा का मतलब राजा, किंग। ठीक है, अब चले जाएंगे, कोई किंग कहता है, कोई जार कहता है। जैसे 10th क्लास अभी आपने पढ़ा है इंग्लिश वाले में, फारोस नाम का सुना है ना? द माइट ऑफ द फारोस वॉज ब्रोकन। पर क्या हो ना कि उसमें कहाँ क्या क्या थे? वो भी शासक ही थे। कहाँ के शासक थे? एंशियंट इजिप्ट के, मिस्र देश के प्राचीन शासक थे। तो उनका नाम क्या था? फारोस था। तो नाम भले अलग अलग था, लेकिन सब राजा ही थे, सब क्या थे? किंग थे। फिर आगे क्या कहता है ये? सूबेदार। तो सबसे पहले 1665 से 75 में दर्ज किया गया एक उर्दू फारसी का शब्द है। चूंकि ये सब जो है ये मुगलों के समय का रहा है, इसीलिए उर्दू वाला शब्द इसमें आता है। और इसका मतलब क्या होता है? सूबेदार का मतलब, अब सूबा, सूबा का मतलब एगो राज्य, एगो जगह, जो उसके अधीन में होगा, यानी जिसके अंडर में होगा, उसका सूबेदार कहलाएगा। जैसे मान लो कि एगो जिला, और जिला का जो मालिक होता है उसको जिला अधिकारी यानी डीएम बोलते हैं। तो इसी तो समझ लो सूबा मतलब एक जगह, वहाँ का क्षेत्र, और उसका जो गवर्नर होगा क्या कहलाएगा? वो कहलाता था सूबेदार। तो सबको बांटा हुआ था, सबको उस समय बांट दिया गया था कि तुमको क्या क्या करना है। उसके बाद एगो खलीफा शब्द भी आया है। खलीफा का मतलब होता है कि जैसे कि हिंदू धर्म में भी कैसे एगो पुजारी होता है, ईसाई धर्म में चर्च का पादरी होता है ना, उसी तरह इंग्लिश कह रहे हैं, मुस्लिम धर्म में भी एगो खलीफा नाम का पोस्ट था, यानी कि वो पद था। इसको कहा जाता है कहीं ना कहीं ये मुस्लिमों के धर्म गुरु माने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसी की वजह से ना खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, मुस्लिमों ने किया था जो बहिष्कार। तो उसमें भी क्या था कि एक तरह का ये धर्म गुरु समझ लो, और धर्म से जुड़ी हुई बातों पर कोई आदमी अगर किसी को ठेस पहुंचाता है तो उसकी लड़ाई बहुत ही मतलब खतरनाक होती है। तो ये हुआ। आगे बस इतना टॉपिक आप समझ गए। अब चलिए कुछ, अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का मेन जो टॉपिक है क्या, 1857 की क्रांति। तो उसमें क्या क्या हुआ है 1857 क्रांति में।
ये तो लास्ट का है, दिल्ली, झांसी, ये चीजें जो आती हैं, ये ऊपर का ये याद रखना है, मतलब ये तो बाद वाला अभी लाइन से आएंगे, इतना याद रखना है। विद्रोह के समय इंग्लैंड की जो महारानी से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। प्रधानमंत्री उस समय पामस्टन था, और भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। ये 1857 क्रांति की बात कर रहा है। अभी चलते हैं स्टार्टिंग वाला में चलते हैं, ये तो उल्टा लग रहा है, तो हो गया है विद्रोह का प्रारंभ, लेकिन प्रारंभ होने से पहले भी उसका कुछ वो होगा। ये तो बिहार में हो गया, जगदीशपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, मेन 4 गो जगह था, ठीक है, जो कि याद रखना है। कारण, ये झांसी में भी हुआ था, विद्रोह के असफलता के कारण, ये सब नहीं, तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण, ये सब केंद्र है। कहाँ कहाँ हुआ था, कौन कौन उसका ये किया था, ठीक है। विद्रोह के अन्य स्थान और नेता को नहीं, विद्रोह, वही चलो कारण से हम लोग समझते हैं, कारण क्या थे, ठीक है, तत्कालिक कारण। सीधी सी बात जान लो कि 1857 का जो क्रांति हुआ था, मतलब बहुत भयानक हुआ था, ये तो सबको पता है, और बहुत ज्यादा मारकाट हुआ था, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों के लिए हुआ था। ये अगर कहा जाए तो ये पहले कल ही तुम लोग को बताए थे कि एगो राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं था। राष्ट्रव्यापी कहने का मतलब है कि राष्ट्र के प्रति पूरा व्यापक आंदोलन, मतलब पूरा देश के प्रति, मतलब ये था, जगह जगह पे था, ये कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। और इसके अलावा जो है, यह कहीं ना कहीं पर्सनल रिवेंज की लड़ाई थी। आपको बताया गया था ना, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भी इसमें लड़ाई लड़ी, तो उनका भी पर्सनल रिवेंज था। क्या रिवेंज था? क्योंकि उनसे उनका जमीन रियासत छीना जा रहा था, उनके बेटे को उसका राजा घोषित मतलब नहीं होने वाला था, क्योंकि उनको पता था इनके पास कोई पुत्र नहीं है, तो बाद में उन्होंने गोद लिया था, उनके पति मर गए थे। और फिर जो कहीं ना कहीं ये वीर कुंवर सिंह की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं उन लोगों से जमींदारी छीन ली गई थी, तो उन लोगों का भी पर्सनल रिवेंज था। उसके अलावा ये जो नाम सुनते हो तुम लोग, क्या नाम है इनका, एक व्यक्ति थे जैसे कि मंगल पांडे, जो कि इनका सबसे तत्कालिक कारण वही माने जाते हैं, सबसे पहला नेता वही माने जाते हैं। हालांकि मंगल पांडे और वीर कुंवर सिंह को भी माना जाता है, लेकिन मंगल पांडे की बात आती है तो उन्होंने मतलब कोई राष्ट्र की बात नहीं की। वह मंगल पांडे भी इसलिए गुस्सा हुए थे कहीं ना, क्योंकि वह जात के पंडित थे, ठीक है। और राइफल वाली जो बात आई थी ना, कि एक ऐसा राइफल होता था जिसके जो कारतूस होता, यानी गोली जो होता था ना, बारूद जो उसमें डाला जाता था, तो कहीं ना कहीं उसका जो पैकिंग जो था ना, ऐसे नॉर्मली पैक करने पर हो जाता था खराब, जंग लग जाने से। लेकिन उसमें क्या किया कि चर्बी मिलाने का काम अंग्रेजों ने किया था। हाँ, और सुअर और गाय की चर्बी, और ये दोनों धर्म के लोग उसको पूछते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं कि समझ लो कि अगर गाय को हिंदू नहीं खा सकता है और सुअर को मुस्लिम नहीं खा सकते हैं, और दोनों अगर उसके मुंह से लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके धर्म का हानि है, धर्म का पर आघात है, तो दोनों नाराज हुए। अब कहीं ना कहीं चूंकि उस फौज में काम करते थे मंगल पांडे भी, तो मंगल पांडे देख लिए कि ये सब जो है इस कारतूस में गाय का चर्बी लगा रहा है और सुअर का भी चर्बी मिक्स कर रहा है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने क्या किया, जो दो वहाँ व्यक्ति थे, एक का नाम बाग था, जनरल बाग जो थे, उसको वहीं पे गोली से उड़ा दिया सबके सामने। और फिर एक और थे, उसको भी मारा, या ह्यूमन नाम था उसका, तो उसको भी मारा इन्होंने गोली से, लेकिन वह बच गया। लेकिन एक को तलवार से काट दिया और एक को गोली से उड़ा दिया। तो ये कहीं ना कहीं इनका राष्ट्र के प्रति वो नहीं था, देश के प्रति वो नहीं था, इनको पर्सनली इनका भी रिवेंज था। क्या रिवेंज था? कि मेरा धर्म अब भ्रष्ट कर दिया था, मुझे जीने का कोई मतलब नहीं है, तो सोचे कि हम तो मरबे करेंगे, मतलब जो मेरा धर्म भ्रष्ट किया उसको क्या करेंगे, मार देंगे। उसके अलावा कुछ और भी, जैसे औरतें थी, बेगम हजरत महल थी, तो उनका भी कहीं ना कहीं
रजवाड़ा वाला सिस्टम था उसको भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो उनका भी पर्सनल रिवेंज था। ये तात्या तोपे, नाना साहब, ये लोग भी थे। तो इन लोगों का भी पर्सनल रिवेंज था। क्या रिवेंज था? तो इन लोगों के भी कुछ ऐसे बूढ़े लोग थे जिनका पेंशन बंद कर दिया कि फालतू में इसको बैठा के देना है खर्चा पानी, जो काम करेगा उसी को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उन लोग भी नाराज थे। तो ये उस समय भी मतलब एक महत्वपूर्ण आज़ादी की लड़ाई हो सकती थी और उसी समय आज़ादी मिल सकता था। लेकिन क्या था कि बाद में लगा कि चलो, हाँ, लोगों में थोड़ा सा ये जोश आया कि चलो ये भी आज़ादी की ही लड़ाई, इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन माना जा सकता है। लेकिन वो था नहीं। सब लोग का क्या था? पर्सनल रिवेंज था। मतलब कि अपना पर्सनली लोग क्या कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप से अपना बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन सभी लोग का मकसद एक था। मकसद एक क्या था? कि अंग्रेजों को यहां से भगाना है। मकसद एक ही था। तो सबसे जो पहला कारण बना था 1857 की लड़ाई का, वो सबसे पहले बना था वो कारतूस वाली बात। जो राइफल था वह, कि उसमें क्या था? तो उसमें सुअर और गाय के चर्बी मिलाया जाता था। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कब बात आती है? 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। मतलब उसमें लगा है, उसको दांत से फाड़ना पड़ता है, फिर उसमें डालना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगाई जाती है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मांगना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया, क्योंकि लोग, अंग्रेज सब क्या बोला, नहीं नहीं झूठ बात है, अफवाह है। लेकिन लोग बोला कि दो हम जांच पड़ताल करेंगे इसका। लेकिन मंगल पांडे ऐसे थे कि खुद देख लिए एक बार, जहाँ फैक्ट्री में बन रहा था ना, वो एक बार मतलब ऐसी घूमते घूमते पहुंच गए, उनकी नजर पड़ गई। उन्होंने देखा कि इतनी सारी गायें मरी पड़ी है, इतना सारा सुअर मरा पड़ा है, क्या यहाँ पे चल रहा है? तो उन्होंने देखा कि भाई इनसे तो चर्बी निकाला जा रहा है और उससे पूरा गोली बंदूक को बनाया जा रहा है। क्या हो गया? बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और वहां पे ये सारी बातें फिर क्या हो गई, ये सबसे बड़ा तत्कालिक कारण बना। मतलब जानते हो, जैसे कि असहयोग आंदोलन हुआ था, तो उसका तत्कालिक कारण क्या बना था? तो कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड। हालांकि जो रूल था, वो सभा जो हो रही थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ में था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसका तत्कालिक कारण था कि इतने सारे लोगों को मारा तो सारे लोग क्या हो गए थे, आक्रोशित हो गए थे भारत के लोग। तो यहाँ भी एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। कहाँ गया? इधर है, नहीं ऊपर ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये तत्कालिक कारण में फिर क्या हुआ? फिर होता है 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल सिंह, वही जिनका नाम, सॉरी, मंगल पांडे, फिल्म भी आया है, आमिर खान है इसमें रोल की, वो बहुत पहले आई थी मूवी, मंगल पांडे। ठीक है। कहता है कि चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए और इन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मार करता है। इसका पूरा नाम है, लेकिन ये फेमस है कथी से? बाग नाम से ही फेमस है। ठीक है। लेकिन इसको वहां पे क्या कर दिया, गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। और सर्जेंट ह्यूडसन को गोली मारकर घायल कर दी, ये बच गया और इसको वहीं पे क्या कर दिया, मार दिया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और यही विरोध विद्रोह में बदल गया। जबकि डेट तय किया था इसे 20 अप्रैल। कब तय किया था? 20 अप्रैल तय किया था कि 20 अप्रैल को फांसी दी जाएगी। लेकिन ये सब देखा कि कहीं ये भाग जाएगा, चाहे और कौन मुद्दा हो जाएगा, तो फिर जल्दी जल्दी क्या किया, 20 अप्रैल से कम करके 8 अप्रैल को फांसी देगा। तो इससे भी और लोग गुस्सा हुए। इसका कारण और भी था कि जितने भी उस समय सिपाही होते थे अंग्रेजों के जो सिपाही होते थे ना, मतलब अंग्रेजी सत्ता में जो भी सिपाही थे, ज्यादातर उनमें भारतीय सब थे। मतलब मान लो कि 2-2.5 लाख सिपाही था, जिसमें से केवल 40 से 45 हजार अंग्रेज सिपाही थे, सबके सब भारतीय था। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय सिपाही होंगे, अंग्रेजों की बात सुनेंगे, वो सिपाही उसका ऑर्डर देगा, गोली चलाएगा।
उसके अलावा उनसे जो लड़ेंगे वो भारतीय लोग होंगे। तो अंग्रेजों की इतनी बड़ी चाल थी कि कोई भी मरेगा तो भारतीय मरेगा, चाहे सिपाही क्रांतिकारियों को मारे, चाहे क्रांतिकारी किसको मारे, सिपाहियों को मारे, माने किसी भी सूरत में कौन मरेगा, भारतीय लोग ही मरेंगे। यह अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश थी। यह भी एक कारण था, इससे भी लोग क्या थे, नाराज थे। उसके अलावा सिपाहियों में भेदभाव भी था। जैसे भारत का सिपाही है तो उसको कम वेतन, और कोई अंग्रेजी सिपाही है तो उसको ज्यादा वेतन, उसको ज्यादा सुविधा, भारतीय सिपाहियों को कम सुविधा। मतलब ये सारी चीजें, मतलब भेदभाव करते थे वो लोग कि अंग्रेज सिपाही है उसके लिए अलग व्यवस्था थी, भारतीय सिपाही है तो उसके लिए अलग व्यवस्था थी। तो ये सब भी कारण था किस चीज का, 1857 की क्रांति का। फिर आगे ये सब अभी बाद में, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में, असफलता के कारण ही तो लास्ट में जाएगा। रानी लक्ष्मी, अब मतलब कि जो मेन मेन जगह थे, 4 जगह थी, उसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए अभी यहाँ इसको हटाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे दिल्ली। किसको किसको दिल्ली चलना है, चलना है, जाइए। तो वहां भी दिया गया था, दिल्ली नहीं जाना है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अभी चलो हम दिल्ली चले, लखनऊ आ गए, अब दिल्ली पहुंचेंगे। देखो अभी फैजाबाद, इलाहाबाद, जगदीशपुर, अरे ये डबल डबल आ गया है का, कानपुर, प्रारंभ ना, प्रारंभे से पढ़ेंगे। ये कथी है, ये तो बता दिए ना, योजना। हाँ ये सब चीजों को जानना जरूरी है, इस ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसका जो प्रतीक था ना इस लड़ाई का, 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था ना, वो क्या था, कमल का फूल और रोटी, मतलब प्रतीक के तौर पे, निशानी के तौर पे। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए। इसे आज कैसे देखते हो कि एगो भीम वाले भी आए हैं जो ब्लू कलर के झंडे का यूज करते हैं ना, जैसे कि बजरंग दल वाला आएंगे तो ऑरेंज कलर का झंडा रहता है, सबका अलग अलग है ना। तो उस समय जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें कैसा कलर था, हरे रंग के झंडे का कलर था। उसके अलावा इनका प्रतीक क्या था, तो कमल का फूल और रोटी था। फिर यहाँ मेन चीज ये तो आपको बता दिए हैं कि इंग्लैंड की महारानी, और फिर प्रधानमंत्री और भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई। कानपुर में एक जगह थी जिसका नाम क्या था, बिठूर, वहां पर इसकी योजना बनी कि कैसे हमको लोगों को क्या करना है। नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे, इन लोगों ने क्या किया, प्लान बनाया था, नाना साहब और अजीमुल्ला खां, कि हम लोगों को मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि इन लोग का मान लो, ये लोग बूढ़े लोग थे, इनका पेंशन वेंशन बंद कर दिया था, कुछ लोगों का जमींदारी छीन लिया था, कुछ लोगों का मतलब बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे कारण थे, एगो दूगो तो था नहीं। इसके बाद अजीमुल्ला खान लंदन गए और वहां रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। वहां भी गए, मतलब घूमे उमे, ये जो भी किया है। ये तो इतना चीज लिख दोगे कि 5 नंबर एग्जाम में पूछता ही है। 5 नंबर से अगर इतनी जानकारी हो जाए कि तुम लोग तो 10 पेज लिख सकते हो। मतलब एक कहानी टाइप में जब याद हो जाता है ना, तो आदमी क्या है ना कि जब कलम चलता था रुकता नहीं है। तो चलिए विद्रोह का प्रारंभ, मतलब विद्रोह की शुरुआत 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया, और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके और सजा सुनाई गई। ठीक है, ये मंगल पांडे का सिनेमा था, इसी में वो वाला सीन हो गया। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट कर दी। मेन बात क्या हुआ, अब एक और बात था कि इसका प्लान बना हुआ था, कि विद्रोह करने का प्लान बनता है हर चीज। इसीलिए सफलता हम लोग को नहीं मिली क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं था, ऐसे ही कूद पड़े सब कोई, ऐसे ही कूद पड़े। और चूंकि सब लोग, एक और कारण था कि एकजुट होकर कोई नहीं लड़ा। कोनो दिल्ली में लड़ रहा है, कोनो कानपुर में लड़ रहा है, कोनो लखनऊ में लड़ रहा है, कोनो जगदीशपुर में लड़ रहा है, मतलब अलग अलग जगह पर लोग लड़ रहे थे। अगर एकजुट होकर
अगर लड़ते तो क्या होता कि सफलता जरूर मिलती। ये असफल होने का यही कारण था। उसके अलावा इसका जो मेन जो प्लान था ना, वो 10 मई का डेट नहीं था, ये था 30 मई का। कब का था? 30 मई का। अब कहीं ना कहीं जिन लोगों ने प्लान बनाया था, नाना साहब और अजीमुल्ला खान लोगों ने, कि हम लोग को आंदोलन कब स्टार्ट करना है, 30 मई को, तो कुछ ना कुछ सोचा होगा ना। लेकिन ये सब क्या किया, हड़बड़ा के सब क्या किया, सैनिक सब 10 तारीख को जो है विद्रोह कर दिया। अब कहीं ना कहीं किसी योजना से हटके कोनो काम आदमी करेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ही आएगा। अगर मान लो कि सबको मालूम है कि हाँ, जैसे मेन काम घर में शादी ब्याह होता है हर किसी घर में, चलो अगर डेट उतर गया कि जून में है शादी, चाहे मई में है, और अचानक से कह दे कि अप्रैल में है कुछ दिनों के बाद, तो क्या होगा, वो तो बड़ा व्यवस्था बिगड़ जाएगा। तो यहाँ भी वैसे ही हुआ। एक योजना जो बनाई गई थी, उस योजना से पहले ही लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। उसके अलावा सभी लोग अलग अलग लड़ रहे थे, इसलिए कमजोर पड़ गए। अगर एक साथ लड़ते तो क्या होता, मजबूत रहते और डट के सामना करते। लेकिन सब क्या कर रहे थे, अलग अलग लड़ रहे थे सारे लोग। देखो अब कुछ कानपुर में लड़ रहे थे, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। कानपुर से कौन थे? कानपुर से नाना साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नाना साहब थे। ठीक है, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया था। पेशवा का मतलब बताए थे ना, उस राजा, प्रधानमंत्री उस जगह का जहाँ का राजा होता है। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या तोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद पांडुरंग था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि किनका नाम जो है, जी किनका वास्तविक नाम जो है रामचंद पांडुरंग था, तो तात्या तोपे का था। और ये लोग आपस में मिल के मतलब एक ही साथ थे, नाना साहब और तात्या तोपे। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर में अधिकार कर लिया, मतलब इन लोग को हरा दिया। ठीक है, नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या तोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः इनको फांसी हो गई। ये नेपाल चले गए, कौन, नाना साहब। तात्या तोपे पकड़े गए और उनको फांसी दे दी गई। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके कैंपवेल के नेतृत्व में, कैंपवेल नाम याद रखिएगा, कि जो कानपुर का जो विद्रोह था उसको किसने दबाया या उसका दमन किसने किया? अंग्रेजी सेना ने। नाम किसके नेतृत्व में? कैंपवेल के नेतृत्व में। ये एक नाम है, कोई ना कोई लीडर रहा होगा ना उसका, तो नाम पूछता है। ठीक है, और वहां का जो कानपुर का जो विद्रोह था उसके नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। और इस विद्रोह को दबाया किसने, खत्म किसने किया? तो कैंपवेल ने किया। ठीक है, ये अंग्रेजी मतलब कि गवर्नर रहा होगा, तो अंग्रेजों का सिपाही का लीडर रहा होगा। ठीक है, कैप्टन रहा होगा टीम का। नेक्स्ट, जगदीशपुर में, इलाहाबाद, फैजाबाद, इस सब जगह ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा पूछता है इस सब में से। ठीक है, कि जगदीशपुर में कौन थे, तो आपको पता है ना, कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है। आपको पता है 80 वर्ष के थे, लेकिन फिर भी एक युवा की तरह इनमें जोश था, एक युवा व्यक्ति की तरह। और ये कहाँ से थे? तो जगदीशपुर से। कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। इलाहाबाद में यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया था। ठीक है, उसके अलावा ये जो थे जगदीश चंद्र वीर कुंवर सिंह, तो याद रखिएगा जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह। फैजाबाद की बात करें तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला शाह ने किया। और पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। गुरिल्ला पद्धति जानते हैं, छुप के लड़ाई करना। ठीक है, छुप छुप के वार करना। और जिहाद का नाम जो है, जो आज भी बड़ा प्रचलित है, मतलब धर्म के नाम पे मुस्लिमों में ज्यादा प्रचलित है, उसके लिए कुर्बान हो जाना, अपनी बलिदानी दे देना, जिहाद कहलाता है। ठीक है, ये डबल आ गया है ना।
लखनऊ। लखनऊ में कौन थे? लेडी थी। हाँ, लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व था नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, जिनका नाम क्या था? बेगम हजरत महल। ठीक है। इनकी देखरेख में बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची और इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। देखो, कैंपबेल अब दो जगह से जुड़ गया, कानपुर वाला में भी। कानपुर वाला में भी जो विद्रोह था उसको किसने दबाया? तो कैंपबेल ने। और यहाँ पर भी, कहाँ पर? लखनऊ में, जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल कर रही थी। यहाँ पर भी कैंपबेल जो पहुंचता है और लखनऊ पहुंच कर क्या करता है, फिर यहाँ पर भी वह कब्जा कर लेता है, मतलब लड़ाई होती है और फिर सारी सेना जो है इनके टीम को परास्त करता है और फिर से क्या करता है, कब्जा कर लेता है। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। और कारण क्या था कि नेपाल बहुत ही सुरक्षित जगह था और नेपाल में जल्दी लोग जा नहीं सकता था। भारतीयों के लिए तो कोई अलाउ, रोक टोक है नहीं, एकदम अलाउ है कि आराम जा सकते, पड़ोसी देश है, विदेशी वाले जा नहीं सकते थे। और नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी आज तक गुलाम नहीं हुआ किसी देश का। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। टॉपिक वाइज टॉपिक क्या करना है, याद रखना है। ये दूसरे का टॉपिक इसमें आया है, तत्कालिक कारण, ये सारी चीजें। अब क्या करना है कि तुम लोग को एक, यहां से रुको, उसमें होगा अभी। अच्छा, ये पहला वाला जो था, अब इसमें पूरा सिलसिलेवार ढंग से दिया गया होगा। अच्छा, अभी है नीचे, है ना? यहाँ से। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब कल से पूरा लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। मतलब अभी जो हम जितना तुम लोग बताए ना, वो पढ़ाए नहीं है, वो इंट्रोडक्शन दिए है। ठीक है। 1857 की वो क्रांति का इंट्रोडक्शन था। आप किताब 10th क्लास के भी, अगर आपके पास किताब होगा इतिहास का, तो आप देखना उसमें ये सारी चीजें दी होंगी। क्योंकि इतिहास है ना, ये जिस क्लास में जाएंगे लेवल बढ़ जाएगा। मान लो कि इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, ग्रामर, तो हर क्लास में पढ़ना है। सबका क्या है, जैसे जैसे क्लास बढ़ता है वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ता है। जैसे आप किताब में भी देखा होगा, एगो बेसिक होता है इतना पतला वाला, फिर जूनियर होता है, फिर करेंट वाला आता है, उसके बाद तरह तरह के ग्रामर के किताब आते हैं। तो नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, कल पढ़ते हैं और इसको हम लोग टॉपिक को समाप्त कर लेंगे और फिर हम लोग चलेंगे सभ्यता वाली में। तो ठीक है। अ, जाओ आप लोग। नहीं नहीं, उसी में है, दूसरा चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक है। जैसे महात्मा गांधी का टॉपिक था और एक ही अलग टॉपिक है, 1857 का क्रांति। लेकिन ये पाठ एक ही है, पॉइंट अलग अलग है, पाठ एक वो है। सोच रहे का थी ये भी कर देंगे ना, तो एगो पाठ का पूरा एक ही बार दे देते हैं। हाँ, फिर निकालेंगे अलग अलग तो फिर पेज भी बर्बाद हो जाएगा और भी चीजें कुछ छूट जाएगा फिर बाद में। तो एगो पूरा पाठ खत्म कर देते हैं, लेसन, और एक लेसन का लेसन वाइज तुम लोग को दे देंगे। ठीक है।